कैसे हैं आप सब। देखिए, मुख्य परीक्षा के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती हर एक एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि प्रश्न के आखिरी में जो शब्द होते हैं कि व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, मूल्य निर्धारण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए इत्यादि जैसे जो शब्द हैं, ये सबसे बड़ी क्या करते हैं कि चुनौती हमारे सामने उत्पन्न करते हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं तकनीकी या इन अनसुलझे शब्दों को समझेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो दृष्टि आईएएस की मैगजीन जुलाई महीने की है, कवर पेज पर अगस्त लिखा होगा, उसका जो दूसरा पेज है संपादक की कलम से, उसमें इन तकनीकी शब्दों को समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी आप उसके साथ साथ ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इन सभी तकनीकी शब्दों को समझने में। जिसके पास उस का पीडीएफ नहीं होगा, संपादक की कलम से जो उसका दूसरा पेज है उसका पीडीएफ नहीं होगा, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो मैं वो पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और जिसके पास मैगज़ीन है उसकी कोई बात ही नहीं है। फिर आप ध्यान दें, ये जो तकनीकी शब्द हैं इनको मैंने कई वर्गों में बांट रखा है। जैसे पहला वर्ग आप देखेंगे तो पहले वर्ग में व्याख्या, विवरण, वर्णन, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए जैसे शब्द शामिल हैं। फिर इसके बाद एग्जाम्पल भी है, जैसे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उसका जो प्रारूप कैसा होना चाहिए उस पर मैंने चर्चा की है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आप देखेंगे दूसरे वर्ग में आलोचना, समालोचना जैसे शब्द शामिल हैं। फिर एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद तीसरे वर्ग में मूल्यांकन अथवा मूल्य निर्धारण जैसे शब्दों को मैंने लिया है। वहीं चौथे वर्ग में विवेचना, मीमांसा, टिप्पणी, चर्चा जैसे शब्द शामिल हैं। और ये आखिरी है पांचवा जो विश्लेषण है, तो और साथ में एग्जाम्पल है। तो चलते हैं पहले वर्ग में। पहले वर्ग में जो शब्द आएंगे हैं वो हैं व्याख्या, विवरण, वर्णन, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए जैसे शब्द। यदि हम समझें कि प्रश्न के आखिरी में ऐसे शब्द यूज होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रश्न से रिलेटेड जो जानकारी आपको है बस उसे सरल शब्दों में समझाना है। पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि शब्द सीमा का उल्लंघन ना हो। ठीक है, यदि 150 शब्दों में कहा जा रहा है तो आप 150 शब्दों में लिखिए, 10-20 का अंतर चल जाएगा। ऐसा ना करिए कि 200 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखें, मतलब पूछा गया 150 में, आप 200 से 250 में लिख रहे हैं, ऐसा ना हो। अब एग्जाम्पल लें तो जैसे एक प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए बहुत ही मतलब सरल तरीके से पूछा जा रहा है कि प्रश्न पढ़ने के बाद माइंड में भी ये आप ये हिट होना चाहिए कि कौन कौन से पक्ष यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे भारत सरकार अधिनियम मतलब 1935 के एक्ट ने परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चंस माइंड में उठ रहा है वो ये है कि परिसंघीय संविधान होता क्या है जिसका निर्धारण 1935 का एक्ट कर दे रहा है। तो सबसे पहले आप भूमिका में परिसंघीय संविधान क्या होता है उसको समझा दें। फिर इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में 1935 एक्ट के उन प्रावधानों पर चर्चा करें जो परिसंघीय संविधान का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद अब आता है आपका निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आप चाहें तो सकारात्मक वे में निष्कर्ष लिखें कि हाँ भाई 1935 का अधिनियम जो है परिसंघीय संविधान का निर्माण करता है इत्यादि। अभी हम देखेंगे कि क्या निष्कर्ष होना चाहिए, लेकिन एक सकारात्मक वे में निष्कर्ष लिख सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका दिल नहीं मानता या मन नहीं मानता, तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं निष्कर्ष में कि 1935 अधिनियम की कुछ सीमा बताते हुए, उसकी जो कुछ सीमाएं हैं उनको बताते हुए सकारात्मक वे में निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये तीन पक्ष आपके इस प्रश्न के उत्तर में बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बताया उसको देखते हैं। इसमें है कि लिखा गया है कि सर्वप्रथम आप परिसंघीय व्यवस्था को उदाहरण के साथ परिभाषित कर दें। परिसंघीय व्यवस्था क्या होती है, जहाँ विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं और जिनकी खुद की कार्यपालिका विधायिका होती है, लेकिन उन पर केंद्र की सीमा भी आरोपित होती है। और जिन देशों में द्विस्तरीय व्यवस्था होगी, द्विस्तरीय सदन की व्यवस्था होगी, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा, संघीय विवाद हेतु स्वतंत्र न्यायालय होंगे आदि जैसी विशेषताएं पाई जाएंगी, वह देश में माना जाएगा कि वहाँ का जो संविधान है वो परिसंघीय संविधान है। अब 1935 के एक्ट के उन प्रावधानों को लिखें जो परिसंघीय व्यवस्था
का निर्माण कर देते हैं, परिसंघीय संविधान का निर्माण कर देते हैं। तो जैसे आपको पता भी होगा कि कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1935 का एक्ट जो है क्या करता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कहाँ दिख जाता है, 1935 के एक्ट में भी दिखता है और वर्तमान भारतीय संविधान में भी दिख जाएगा, 7वीं अनुसूची। उसी तरह 1935 के एक्ट के और अन्य प्रावधान क्या हैं, वहाँ पर भी लिखित संविधान था, ठीक है, वहाँ पर भी 321 कुछ आर्टिकल और 10 अनुसूचियाँ जैसे चीज़ें थी, लिखित संविधान था, और वर्तमान संविधान भी लिखित संविधान है। तो इस तरह से तुलना करते हुए सेकंड पैराग्राफ में आप सिद्ध करेंगे प्रावधानों को आधार बना करके कि परिसंघीय संविधान का निर्माण उसने कर दिया था। अब तीसरे पैरा में मतलब निष्कर्ष में देखेंगे, एक्ट की सीमाओं को बताते हुए 1935 एक्ट को परिसंघीय संविधान के संदर्भ में महत्व देते हुए निष्कर्ष लिखें। अब एक्ट की सीमाएं क्या हो सकती हैं, सीमाओं में ये था कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें जो संघीय न्यायालय था उसके अपील करने के लिए प्रिवी काउंसिल भी थी, तो ये परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत है। और संशोधन करने की जो बीज शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद में थी। तो ये सब सीमाएं हुई। तो आप सीमा बताते हुए भी क्या कर सकते हैं, परिसंघीय संविधान के संदर्भ में महत्व देते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अथवा करके दूसरा निष्कर्ष आपका ये हो सकता है कि अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से प्रभावित हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस था और इसका उत्तर भी बहुत सरल होना ही चाहिए था, क्योंकि ये जो शब्द हैं बस पूछ ही रहे थे कि जो जानकारी आपको वही बताना है। अब वीडियो लंबा ना हो इसके लिए बहुत छोटा छोटा वीडियो रखेंगे। आगे के इन सभी जो दूसरे वर्ग में जो शब्द हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।